नमस्कार दोस्तों। मान लीजिए आप कंज्यूमर डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हो और द कंज्यूमर कमीशन, जो कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन, स्टेट कंज्यूमर कमीशन या नेशनल कंज्यूमर कमीशन भी हो सकता है, तो उस सिनेरियो में अगर आपके फेवर में ही ऑर्डर आया लेकिन उस ऑर्डर में कुछ गलतियाँ आ गई, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम गलत आ गया या आपको जो इंटरेस्ट रेट था वो एग्जैक्टली जो आपने प्रे किया था वही था, लेकिन जो इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट होके आया उसमें स्लाइटली एरर आ गया, तो उस केस में क्या आप अपील फाइल करोगे? क्या अगर ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कमीशन का ऑर्डर है तो क्या आप स्टेट कंज्यूमर कमीशन के पास रिवीजन पिटीशन फाइल करोगे? तो इन सिनेरियो में हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में रिव्यू ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द ऑनरेबल कंज्यूमर कमीशंस। मेरा फोकस ऑनरेबल एनसीडीआरसी कंज्यूमर कमीशन के बारे में ही रहेगा, लेकिन जो रिव्यू पावर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन, स्टेट कंज्यूमर कमीशन एज वेल एज नेशनल कंज्यूमर कमीशन को, इन तीनों कमीशंस को रिव्यू पावर्स हैं। हम रिव्यू ज्यूरिस्डिक्शन में ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो कंज्यूमर कमीशंस के पास क्या पावर्स रहेंगी, जिसको एक्सरसाइज अगर कंज्यूमर कमीशन करता है तो वो आपको कुछ रिलीफ दे सकते हैं। हम ये एस्पेक्ट भी डिस्कस करेंगे कि आपकी रिव्यू एप्लीकेशन में क्या ग्राउंड्स होंगी, तभी आपकी रिव्यू एप्लीकेशन एंटरटेन की जाएगी। फाइनली हम ये भी डिस्कस करेंगे विद इन हाउ मच टाइम यू हैव टू फाइल द रिव्यू एप्लीकेशन। So let us now go deeper and understand the review jurisdiction of the Honorable National Consumer Commission. तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिव्यू पावर्स के बारे में। जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इट प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर द एनसीडीआरसी टू री एग्जामिन इट्स ओन ऑर्डर्स। ये ऑर्डर्स जो है री एग्जामिनेशन, इसका प्राइमरीली जो ऑब्जेक्टिव है टू एड्रेस एंड करेक्ट सर्टेन एरर्स that may occur in its orders। ये एरर्स कोई सब्सटेंशियल जजमेंट को एड्रेस नहीं करने वाले। दीज आर दी वेरी समझ लो टाइपो या क्लैरिकल एरर्स दैट मे गेट एडिड इनटू द ऑर्डर, जिसको करेक्ट करने की पावर्स अंडर द रिव्यू ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द ऑनरेबल कमीशन इज़ प्रोवाइडेड। सो ये इम्पोर्टेंट बात जो अपने को ये समझनी है कि रिव्यू ज्यूरिस्डिक्शन इज़ नॉट एन एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऑर्डर फेवर में नहीं मिला। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने इंटरेस्ट रेट मांगा था 18% का फ्रॉम द ऑपोजिट पार्टी। ऑनरेबल नेशनल कमीशन ने आपको इंटरेस्ट रेट ग्रांट किया 8% बाय प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड। अब आप रिव्यू ज्यूरिस्डिक्शन को इन्वोक करके ये नहीं बोल सकते कि ऑर्डर में टाइपो एरर आ गया है और इस कारण से ये मैं रिव्यू ज्यूरिस्डिक्शन इन्वोक कर रहा हूँ। इससे जो रिव्यू पावर्स हैं उनका कंप्लीटली मिसयूज़ होगा, तो आपकी रिव्यू एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी। अगर आप उस ऑर्डर से एग्रीव्ड हो जिसमें आपको 18% की बजाय 8% ऑफ इंटरेस्ट मिला है, तो देन यू कैन फाइल आइदर ए रिवीजन पिटीशन और यू कैन फाइल ए फर्स्ट अपील बिफोर द नेक्स्ट हायर फोरम। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा सेक्शन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जिससे ऑनरेबल एनसीडीआरसी एम्पावर होता है अपनी रिव्यू ज्यूरिस्डिक्शन को इन्वोक करने का। सो सेक्शन 60 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या बोलता है? द नेशनल कमीशन शैल हैव द पावर टू रिव्यू एनी ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय इट इफ देयर इज एन एरर apparent on the face of the record, either on its own motion or an application made by any of the parties within 30 days of such order. So section 60 pretty much sums up everything about the review application जो हमें जानना है। पहली चीज़, रिव्यू एप्लीकेशन क्यों फाइल कर सकते हैं? अगर एरर apparent on the face of the record of the order में मिले। फर्स्ट थिंग, कौन फाइल कर सकता है? या ऑनरेबल नेशनल कंज्यूमर कमीशन ऑन इट्स ओन सुओ मोटो भी टेकअप कर सकते हैं रिव्यू मैटर्स को।
or at the same time any party, complainant or the opponent party, can file a review application before the Honorable National Commission. Third, timeline. When you can file? It is 30 days from the date of the order for which you wish to invoke the review jurisdiction of the National Consumer Commission. So हमारे who नेशनल कंज्यूमर कमीशन को पावर्स है. वाई ओनली फॉर एन एरर apparent on the face of the record. How? Initiated by the commission itself suo moto or by the application by any party. It could be a complainant or an opposite party, or when within 30 days of the order. So now let's understand कि आपने रिव्यू एप्लीकेशन में क्या ग्राउंड्स डालनी पड़ेंगी. रिव्यू एप्लीकेशन में ओनली वन ग्राउंड इज दैट एरर apparent ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड. लेट मी टेक यू एन एग्जांपल. और ये जो एरर है इट शुड बी ऑब्वियस एरर होनी चाहिए कि देखते ही अगर पता लगे हाँ हमने एडजुडिकेशन कर दिया मैटर को और इसमें यस हमने 18% ही इंटरेस्ट रेट देना था और टाइपो एरर आ गया, उसमें 1 मिस हो गया, 8% आया है. सो दैट टाइपो कैन बी कंसिडर्ड. लेकिन अगर प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड हुआ है, प्रॉपर एविडेंस को देखा गया है, and then the consumer commission has arrived at a discussion that only 8% of interest rate needs to be given, then you cannot invoke the review jurisdiction. So it is a mistake that does not require a detailed process of reasoning or reappreciation of evidence to be identified. So 18% versus 8% के लिए आपको substantially evidence को reassess करना पड़ेगा. It is not a review jurisdiction. So it is strictly for correcting glaring mistakes that are self-evident from the record. So let us now further understand some basic examples also under which the review application is filed. अब मान लो an obvious calculation error in the compensation awarded. मान लो आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाए थे, स्टिल वो डॉक्यूमेंट कंसिडर भी किया गया, लेकिन वाइल कैलकुलेटिंग दी कंपनसेशन वो डॉक्यूमेंट में जो एविडेंस था उसको कंसिडर या वो मिस हो गया कैलकुलेशन करते हुए. सो दैट कैन बी ए पार्ट ऑफ ए रिव्यू एप्लीकेशन. ए पेटेंट मिस्टेक्स इन द नेम ऑफ द पार्टीज और डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि भाई जब ऑर्डर टाइप किया जाता है तो कई बार some typo in the names of the parties can happen, और उससे क्या है इम्पैक्ट आएगा कि लेटर ऑन कल को उसको एनफोर्समेंट पे लेके जाना है उस ऑर्डर को, देन द अफेक्टेड पार्टी विल हैव टू गो बैक एंड गेट इट करेक्टेड. तो उस केस में रिव्यू एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड. ओवरलुकिंग ए क्रूशियल स्टैट्यूटरी प्रोविजन दैट वाज डायरेक्टली एप्लीकेबल. जैसे मान लो पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन सीधा सीधा दिख रहा था कि नोटिफिकेशन आया, वो नोटिफिकेशन बाद भी जो पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन जो थी मान लो 1.5 करोड़ की जुरिस्डिक्शन पे थी, तो वो एप्लीकेशन स्टिल ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने एंटरटेन कर ली. इसमें आपका रिव्यू एप्लीकेशन भी जा सकता है, बट एट द सेम टाइम ये फेवरेबल कंडीशन ज़्यादा बनती है रिवीजन पिटीशन में या फिर फर्स्ट अपील के स्कोप में. सो नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ एरर इज़ एन एविडेंट फैक्चुअल मिस्टेक क्लियर फ्रॉम द रिकॉर्ड्स विच वाज मटीरियली इम्पैक्टेड द डिसीजन. राइट. सो जैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि बिल्डर बायर डिस्प्यूट में बायर ने बिल्डर को 10 लाख रुपीज़ दे रखे थे. राइट. एंड जब कैलकुलेट किया गया तो वो 10 लाख की जगह 9 लाख रुपीज़ कैलकुलेटेड हुआ, और उसके कारण जो अवार्ड बायर के फेवर में डिक्लेयर किया गया इन द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कंज्यूमर कमीशन लेट्स से, वो 9 लाख रुपीज़ ही आया. तो दैट इज़ वेयर एक फैक्चुअल एरर आ गया, मिस्टेक आ गया, जिसको आप रिव्यू एप्लीकेशन के थ्रू एड्रेस करवा सकते हो. Overlooking a binding precedent of a higher court that was on record and directly applicable. Many times जब आप फाइनल आर्गूमेंट्स के समय कोई जजमेंट साइड करते हो और वो जजमेंट ऑन रिकॉर्ड थी,
बट स्टिल इट वॉज नॉट एड्रेस्ड, जिसके कारण पूरा का पूरा जो मैटर है आपके अगेंस्ट चला गया। तो देन दैट बाइंडिंग प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी डिसीज़न प्रॉपरली आपके अगेंस्ट हुआ, तो आप रिव्यू एप्लीकेशन भी देख सकते हो। अगर मैटर ऑलरेडी फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ हो गया है तो आप फर्स्ट अपील या रिवीजन पिटीशन के बारे में भी देख सकते हो। An error in quoting figures or the dates from the record and significantly alters the basis of the order. For example, limitation period की हम बात करें या written statement की बात करें, तो written statement आपको 45 डेज़ के अंदर ही सबमिट करनी है। बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन एरर के कारण वो रिटर्न स्टेटमेंट आपकी 45 डेज़ के अंदर सबमिट नहीं हो पाई और आपका डिफेंस स्ट्रक ऑफ हो गया और फाइनल जजमेंट आ गया। तो उस केस में आप रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, प्रोवाइडेड जैसे डिफेंस स्ट्रक ऑफ हुआ उसके बाद ही अगर फाइनल सीधा डिसीजन आया, तो देन यू हैव स्टिल 30 डेज टाइम पीरियड टू फाइल ए रिव्यू एप्लीकेशन। सो दीज आर दी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। मैनी टाइम्स जो आपका केस होगा, आपके जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस आएंगे, उसमें हो सकता है रिव्यू एप्लीकेशन ना होके आपको रिवीजन पिटीशन या फर्स्ट अपील या सेकंड अपील फाइल करनी पड़े। सो दीज आर द ओनली एग्जाम्पल्स वेयर यू get an idea when you can file a review application, because scope of the review jurisdiction of Honorable National Consumer Commission is very limited, and the primary ground is the error must be on the face of the record. If it is not there, then fair chances are there that your review application stands rejected. So let us now move further. As we have already discussed, जो सेक्शन 60 है वो 30 डेज़ का टाइम पीरियड बोलता है कि आपको जैसे ही ऑर्डर की कॉपी मिलती है, देन यू हैव 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर टू फाइल द रिव्यू एप्लीकेशन. So let us have a very brief quick overview of the procedure for the review applications. अगर हम review application के procedure की बात करें तो Consumer Protection Consumer Commission Procedure Regulation 2020 में reference आता है. The application for review must clearly state the grounds which must be an error apparent on the face of the record. Disposal by circulation also. The application is typically disposed of by circulation among the same members who delivered the original order without oral arguments unless the commission directs otherwise. As far as practicable, the review is considered by the same members who passed the order being reviewed. देखो, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि error there must be on the face of the record. Many times अगर members को लगेगा कि yes there existed a patently obvious error, then they will correct it at its own, और बाय इवन अगर आपने रिव्यू एप्लीकेशन फ़ाइल करी है तो उसके बेसिस पे ही वो कर देंगे. लेकिन अगर उनको लगेगा कि इट रिक्वायर्ड सम व्यू पॉइंट फ्रॉम द ऑपोजिट पार्टी और द अदर पार्टी ऑल्सो, देन दे मे ऑफर ए हेयरिंग ऑल्सो. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जिस बेंच ने ये ऑर्डर किया है उसी बेंच के पास रिव्यू एप्लीकेशन भी आपके पास लगेगी, अनलेस एंड अनटिल if the member has is no longer available with the bench itself. तो अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें फ्रॉम दी बोथ द पार्टी साइड, फ्रॉम कंप्लेनेंट साइड की तरफ से बात करें और फ्रॉम द ऑपोजिट पार्टी की साइड से बात करें, तो रिव्यू एप्लीकेशन गिव्स यू ए सर्टन काइंड ऑफ रिलीफ. बिकॉज आपका रिवीजन पिटीशन हो या फर्स्ट अपील हो, सेकंड अपील हो, इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, राइट. इट टेक्स सब्सटेंशियल टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट्स. लेकिन रिव्यू एप्लीकेशन से अगर वेरी बेसिक एरर्स हैं तो वो आपको एक प्लेटफॉर्म देती है रिव्यू एप्लीकेशन, सो दैट यू कैन करेक्टली get these minor errors, basic errors rectified from the commission itself. So it provides a quicker and less expensive remedy to correct obvious errors in an order without filing an appeal. That's a very important point. And it ensures a party does not suffer due to a patent mistake made by the commission, such as incorrect calculation or relief. Many times जो रिव्यू एप्लीकेशंस है ना, वो कैलकुलेशन शीट्स के ऊपर लेके जाके आ जाती हैं कि ओके ये इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इतना आना था, मेरे को 10% ही मिला, लेकिन कमीशन ने तो 9% के हिसाब से दिया था. सिमिलरली कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया है तो उसके कारण भी उस डॉक्यूमेंट को वापस से टू इंश्योर कि
उसके कारण जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है ऑर्डर पे वो रेक्टिफाई हो सके, तो रिव्यू एप्लीकेशंस कैन बी फाइल्ड। और फ्रॉम ऑपोजिट पार्टी के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, इट्स एक्ट्स एज ए सेफ गार्ड अगेंस्ट अपरेंट एरर्स दैट माइट हैव अनफेयरली इम्पोज्ड लायबिलिटी और इनकरेक्ट पेनल्टी। फॉर एग्जांपल, ओपोनेंट पार्टी अगर बिल्डर है, ठीक है, तो उसको ये बोला गया कि आपको 3 साल के अंदर अंदर पोजेशन देनी है, लेकिन समहाउ जो ऑर्डर आया उसमें 3 की जगह ये आ गया कि 1 ईयर के अंदर अंदर आपको पोजेशन देनी है। सो दिस creates a lot of pressure on the opposite party also। लेकिन अगर यही चीज़ अगर 3 years का टाइम पीरियड आफ्टर ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड है बाय द ऑनरेबल कमीशन, बाय आफ्टर इवेलुएटिंग प्रॉपर ऑल द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, तो देन ऑब्वियसली ऑपोजिट पार्टी कैन फाइल ए रिव्यू एप्लीकेशन एंड गेट इट करेक्टेड कि भाई 1 ईयर का टाइमलाइन आ चुका है ऑर्डर में, उसको 3 years का टाइमलाइन कर दिया जाए, ठीक है। And next is allows for correction of self-evident mistakes, ensuring businesses are not unduly penalized. So if we conclude the overall this video, so point is clear that the power of review is crucial tool for the NCDRC to ensure the accuracy and fairness of its own orders. Okay, it corrects errors apparent on the face of record, and it's a very limited scope. It cannot reassess the evidence altogether in the review application. And 30-day timeline for filing a review application must be followed, and this review power also helps the systems or the stakeholders to get more confidence on the system itself, because any patently obvious errors can be corrected by its own, the suo moto action can be taken, or if the suo moto action is not taken, then obviously the affected party can file an application also. I hope with this video you would now have been able to understand very brief about the review process before Honorable NCDRC, the timelines associated with the NCDRC for filing a review application, and most importantly and critically that the grounds of filing the review application, what kind of relief you can seek in the review application. So feel free to share this video with the other persons or the consumers who are facing a consumer dispute, or other stakeholders who are going through a consumer dispute. There might be chances they have to think about invoking review jurisdiction of the Honorable NCDRC Commission. And we have created a lot of other consumer rights related videos, and more importantly on the various powers, various jurisdictions of the Honorable NCDRC Commission. You can find the details about those particular videos in the description box of this YouTube video. And in case you have any questions, any comments, do share with us. You can comment us, or you can email to us at info@nyayatantra.com, or you can also share your queries through our WhatsApp Connect number. We will try to address your queries as soon as possible. And thank you very much for going through this video. Stay tuned to this channel. Thank you. Jai Hind.